हेलो एंड वेलकम टू द चैनल बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश। आज हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी में कुछ थोड़े अलग तरह के सेंटेंसेस देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, और इन ये जो वीडियो है इसमें हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन उन वाक्यों का करेंगे जो वाक्य समय से शुरू होता हो। इट मीन्स समय ज़्यादातर सेंटेंसेस में हमेशा अंत में आता है, लेकिन कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें समय पहले दे दिया जाता है, तो उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। पहला हमारा सेंटेंस है, नाउअडेज द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेस रिपोर्ट। आपको मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि सबसे पहले हम वर्ब का उसमें से चयन करेंगे, वर्ब को छांट लेंगे। ठीक है, अब वर्ब के पहले इधर मतलब हमारे अगर हम बैठे हैं और वर्ब है सामने, तो वर्ब के बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, पहले उधर की तरफ ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद वर्ब के राइट हैंड साइड में जितना भी मटेरियल दिया हुआ है, चाहे वो एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उन सब का ट्रांसलेशन करेंगे। दिस इज़ द सेम मेथड वी फॉलो इन ईच एंड एवरी सेंटेंस जो कि समय से शुरू हुआ हो। ठीक है, तो देखिए हमने छांट ली इसमें से वर्ब इज़। अब देखते हैं वर्ब में, वर्ब के जस्ट पहले हम शुरू होते 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 इधर चलते जाएंगे। तो चाहे तो आप उन वर्ड्स की नंबरिंग कर लें, चाहे तो आप उन वर्ड्स पे ABCD अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर उन पे लगा लें। तो ग्लोबल वार्मिंग ये एक फ्रेज़ है। ठीक है, वार्मिंग की बात हो रही है। अब कौन सी वार्मिंग है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये पूरा एक फ्रेज़ है क्योंकि इन दोनों का ट्रांसलेशन साथ में होगा। तो ये हमारा 1 नंबर हो गया। फिर ओव, ये हमारा 2 नंबर। फिर द इशू, ये हमारा 3 नंबर। ओके, नाउअडेज एक समय को इंडिकेट करने वाला वर्ड है जिसका बताती हूँ मैं क्या करना है। उसके बाद देखिए 1 2 3 वर्ब के इस तरफ अगर चलना है बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, तो वर्ब के जस्ट पहले से शुरू होते जाइए और नंबरिंग करते जाइए। उसके बाद वर्ब के जो दाईं तरफ का जो सेंटेंस है उसमें एकदम अंत में आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग करिए। 3 यहाँ हो गया था, तो प्रेस रिपोर्ट ये पूरा साथ में होगा। 4, फिर इन 5, इंक्लूडेड 6। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड साथ में आएगा। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इन जो भी सेंटेंसेस है इनमें देखिए इन द फ्यूचर ये समय को इंडिकेट कर रहा है, सून ये भी समय को इंडिकेट कर रहा है, दिस ईयर ये भी समय को इंडिकेट कर रहा है। मतलब समय से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं वो मैंने एक साथ लिए हैं यहाँ पे। तो अब इसको देखिए, सबसे पहले नाउ अ डेज है, तो अगर समय शुरू में दिया हुआ है तो उसका सबसे पहले ट्रांसलेशन कर दीजिए। तो नाउ अ डेज को हम लिखेंगे आजकल। ठीक है, अब आजकल के बाद में जितना भी सेंटेंस है उसको उसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है या जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब शुरू हो जाइए। देखिए ग्लोबल वार्मिंग, आजकल ग्लोबल वार्मिंग ऑफ मतलब का, के, की। अब अपन पहले सेंटेंस को पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको का करना है, की करना है या के करना है वो देखेंगे। इशू है ना, यानी मुद्दा। अब आ जाएंगे यहाँ पे प्रेस रिपोर्ट, है ना, द प्रेस रिपोर्ट। इन मतलब में, नोट इंक्लूडेड शामिल नहीं, अब देखिए हमें वर्ब के अनुसार ही तो ट्रांसलेशन करना है ना, तो इसके लिए आपको टेंस भी आना चाहिए। तो इज़ नॉट इंक्लूडेड ये क्या है, मैंने आपको बताया था। वैसे तो इंडेफिनेट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव स्ट्रक्चर है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो शामिल नहीं
किया जाता। या किया गया है। ठीक है, तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा प्रेस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता है। सिंपल सेंटेंस है, बहुत अच्छे से सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया है। सबसे पहले अगर समय शुरू में दिया गया है तो उस समय को आप ट्रांसलेट कर दीजिए, उसके बाद में जो मेथड है वो सेम ही रहेगा जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। वो तरीका क्या है, सबसे पहले आप वर्ब को छांटिए, है ना, इज़। अब इज़ के जस्ट पहले हो सकता है यहाँ सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो, है ना, एक ही लेटर हो उसमें, जैसे आई, ठीक है, या एक वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। ठीक है, तो आपको छांटना आना चाहिए इसको। अब ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है, ठीक है, तो पहला नंबरिंग इसको दे दिया, फिर ओ इसको दूसरा नंबर, फिर इशू तीसरा नंबर। अब आ जाएंगे हम वर्ब के दाईं तरफ, ठीक है, हमारे राइट हैंड साइड में एकदम अंत में आएंगे। यहाँ पे नंबरिंग की प्रेस रिपोर्ट पे हमने 4, इन पे किया 5 और नॉट इंक्लूडेड भी किया 6। अब ट्रांसलेट करते जाइए, बहुत इजीली आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द फ्यूचर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विल बी फाउंड। इन द फ्यूचर, सबसे पहले जो दिया गया है ना समय, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। इन द फ्यूचर, भविष्य में। अब ये टेंशन यहीं पे ख़त्म है। अब करते हैं इसको, विल। ये हमारी क्या है, वर्ब है। वैसे तो विल बी फाउंड पूरा ही एक ये वर्ब फ्रेज है, लेकिन हम मेन इसमें वर्ब निकाल लेते हैं कि जहाँ से हमें पता चल जाए कि यहाँ से ट्रांसलेशन हो सकता है। तो विल, अब विल के पहले आ जाइए। अब देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, चाहे तो आप इसका पूरे का कर लीजिए अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर का उपचार। और वैसे देखा जाए तो आपके लिए सहूलियत ये रहेगी कि आप इसमें कैंसर पे लगाइए 1 नंबर, ऑफ 2 नंबर, द ट्रीटमेंट इस पे लगाइए 3 नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ब के इधर, इतना सही है, फाउंड, ये हो गया 4 नंबर। तो भविष्य में इसका ट्रांसलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। कैंसर ऑफ मतलब का, ट्रीटमेंट होता है उपचार। ठीक है, कैंसर का उपचार। विल अब आया है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। बी फाउंड, बी फाउंड, तो विल बी फाउंड। फाउंड मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर में है सेंटेंस, मतलब खोजा खोजा जाएगा, है ना, तो या खोज लिया जाएगा, ये इसका निकलता है ट्रांसलेशन। भविष्य में कैंसर का उपचार खोज लिया जाएगा, विल बी फाउंड मतलब खोज लिया जाएगा, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, विल बी फाउंड थर्ड फॉर्म के साथ। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सून वी विल स्टार्ट वर्किंग विद यू। सून, सबसे पहले इसका हम कर देंगे जल्दी ही। अब देखिए, विल आ गया, ये हमारी वर्ब हो गई यहाँ पे, है ना। विल के पहले ये आ गया 1 नंबर, फिर आ जाते हैं वर्ब के अंत में, यू मतलब ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर विद, वर्किंग 4 नंबर और 5। ठीक है, अब देखिए जल्दी ही वी का ट्रांसलेशन पहले आ जाएगा, हम तुम्हारे साथ, वर्किंग मतलब काम, स्टार्ट मतलब शुरू, विल स्टार्ट मतलब शुरू कर देंगे, है ना, कर देंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। विल है ना, विल मतलब प्रेजेंट, ये जो सॉरी ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है ये, तो विल है और फर्स्ट फॉर्म है साथ में। तो जल्दी ही हम तुम्हारे साथ काम शुरू कर देंगे, मतलब तुम्हारे साथ हो सकता है उनकी कोई डील हुई हो, किसी तरह का प्रोजेक्ट उन्होंने साइन किया हो, तो जल्दी ही हम तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो देखिए कितना इजी है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं, अगर आप उसको उसमें ट्रांसलेशन को अगर आप अगर क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, सून जल्दी ही, वी हम विल स्टार्ट शुरू कर देंगे काम तुम्हारे साथ, लेकिन इस तरीके से एक फॉर्म नहीं बैठता है सेंटेंस का, है ना। इंग्लिश में सेंटेंस कुछ और होता है और इंग्लिश में ट्रांसलेशन
के तरीके कुछ और होते हैं। हिंदी में भाषा कुछ और होती है, इंग्लिश में कुछ और होती है, तो उसको एक प्रॉपर वे में सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए, दिस ईयर एवरीथिंग विल बी वेरी नाइस। दिस ईयर, इस साल। सबसे पहले हम समय को ही ट्रांसलेट कर देंगे, उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है उसको उसी वे में करेंगे जैसे हम सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। तो विल को हमने ढूंढ लिया यहाँ पे, है ना। तो एवरीथिंग ये आ जाएगा 1 नंबर। फिर आ जाएंगे हम लास्ट में, तो नाइस, और ये नाइस को एनहांस करने वाला वर्ड है वेरी नाइस, है ना। तो ये हो जाएगा 2 नंबर। फिर ये हो जाएगा 3 नंबर। ईजी है। देखिए, इस साल हमने इसको ट्रांसलेट कर ही लिया है, एवरीथिंग सब कुछ। वेरी नाइस का मतलब, नाइस मतलब अच्छा, वेरी मतलब बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। बी मतलब होना, और विल बी क्योंकि साथ में है तो हमें साथ में देख के उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो विल है मतलब कोई भी काम भविष्य के लिए यूज़ हो रहा है ना। सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर का है, तो हो जाएगा। बी मतलब होता है होना, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई होप, लग रहा है उनको कि इस साल सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ईजी है ना, डिफ़िकल्ट तो नहीं है ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द वॉर अमेरिका ट्राइड टू स्टॉप ट्रेडिंग विद इंग्लैंड। ड्यूरिंग द वॉर, ये अब समय की बात आ रही है। कौन से समय की, वॉर के समय की, है ना। तो युद्ध के दौरान, क्योंकि पूरा फ्रेज ही है वॉर के दौरान, तो हमें तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा युद्ध उस टाइम हुआ था 1914 में, 1918 में, 35 में, ऐसा कुछ हुआ था ना। तो युद्ध के दौरान। अब आ जाएंगे हम वर्ब पे, तो ट्राइड, यहाँ पे ट्राइड है मतलब प्रयास करना, है ना। तो ये हमारी वर्ब होगी। अब वर्ब के पहले देखेंगे, वर्ब के पहले आया अमेरिका, एक ही वर्ड है जो जिस पे 1 नंबर हम लगा देंगे। अब वर्ब के दाईं तरफ के का जितना भी है उसमें आएंगे सबसे अंत में 2 नंबर इंग्लैंड को, 3 नंबर विद, और 4 नंबर ट्रेडिंग, और स्टॉप को 5 नंबर। अब देखिए, युद्ध के दौरान ही समय को इंडिकेट करने वाला फ्रेज था, हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। अब आ जाएगा अमेरिका इंग्लैंड के साथ विद मतलब साथ, ट्रेडिंग मतलब व्यापार, व्यापार करना, है ना। स्टॉप टू ट्राइड, स्टॉप मतलब रोकना, रोकने या रोकना, रोकने की, ट्राइड मतलब कोशिश करना, कोशिश। अब की आएगा या कोशिश करेगा या कोशिश की या कोशिश करता है, तो ये हमें पता चलेगा इस वर्ब से। ट्राइड है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब हुआ पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये, है ना। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो किया, हुआ, गाया, सोया, नहाया, या किया था, थे, ये आ जाएगा। तो कोशिश की। ठीक है। तो अब देखिए, पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके इसमें कुछ हो सकता है छोटी मोटी कोई चीज़ ऐड भी करनी हो। युद्ध के दौरान अमेरिका इंग्लैंड के साथ व्यापार करने की कोशिश की, तो अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने इंग्लैंड के साथ व्यापार रोकने की कोशिश की। ठीक है, व्यापार को। अब ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम खुद की तरफ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन है तो थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मंथ दे विल गो टू शिमला। बहुत इजी है। नेक्स्ट मंथ अगले महीने, और फिर वही तरीका रहेगा। विल आपने छांट लिया इसमें से, तो विल के पहले आ जाइए 1 नंबर, उसके बाद में सबसे लास्ट में 2 नंबर शिमला, 3 नंबर गो। तो अगले महीने, दे मीन्स वे, शिमला, गो है मतलब जाना, लेकिन विल है साथ में मतलब गो में गो को बना दो है जाएंगी, क्योंकि दे हैं खूब सारे हैं तो जाएंगी। एक होता है यहाँ पे ही होता, शी होता, तो वह होता तो हम कहते हैं जाएगा या जाएगी। तो अगले महीने वे शिमला जाएंगे। ईजी है ना सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आप इस तरीके के कोई भी सेंटेंसेस उठाइए, उनको इसी मेथड से आप ट्रांसलेट करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू।
इन द पास्ट मैनी चिल्ड्रन डाइड इन इन्फेंसी। इन द पास्ट मतलब जो भूतकाल का जो समय है, तो भूतकाल में कह सकते हैं अपन। अब अपन इसको पूरे को ट्रांसलेट करना है, इसके लिए हमें छाननी होगी वो डाइड मतलब मर गए, है ना, सेकंड फॉर्म है। तो मैनी चिल्ड्रन, ये पूरा एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन के बारे में ये बात है, मैनी मतलब कई बच्चे। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे बच्चे कई। अब अगर हम इसको 1 नंबर दे दें और इसको 2 नंबर दे दें ना, तो फिर क्या होगा, बच्चे कई। अब हम ट्रांसलेशन में ऐसे नहीं करते हैं, हम लिखते हैं कई बच्चे। तो चूंकि ये वर्ड मैनी वर्ड चिल्ड्रन की ही विशेषता बता रहे हैं कि ये कितने थे, एक था, फ्यू थे, लिटिल थे, सॉरी लिटिल तो नहीं आता, फ्यू थे, मैनी थे, है ना। तो मैनी मैनी चिल्ड्रन मतलब कई बच्चे, तो ये आ जाएगा पूरा 1 नंबर। फिर इन्फेंसी ये आ जाएगा 2 नंबर, इन 3 नंबर, और ये डाइड आ जाएगा लास्ट में, आता ही है 4 नंबर, है ना। अब देखिए भूतकाल में या पिछले समय में मैनी चिल्ड्रन कई बच्चे। और देखिए अगर आपको वर्ब को आपने छांट लिया है, उसको गोला लगा लिया है, तो उसको भी अगर आप नंबरिंग देने चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एंड में ही आएगा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर, अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, मतलब और कुछ नहीं बचा, इसमें डाइड है, तो इसको देना चाहो तो आप 4 नंबर दे सकते हैं। लेकिन अंडरस्टूड आपके लिए है ही कि उसको नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन हमेशा हिंदी में लास्ट में ही होगा। कई बच्चे इन इन्फेंसी होता है शिशुअवस्था, इन मतलब में, डाइड मतलब मर गए, खाया पिया सोया रोया, तो ये सभी तो आते हैं। तो सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये, ठीक है। तो भूतकाल में या पिछले समय में कई बच्चे शिशुअवस्था में मर गए, ठीक है। दैट डे आई वॉज एब्सेंट, दैट डे उस दिन, सबसे पहले इसी को ट्रांसलेट करके छोड़ देंगे, बाकी का सेंटेंस आ जाएगा वोज, ये हमारी वर्ब हो गई, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब हो गई या वर्ब हो गई, इसको छांट लेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी। आई मतलब ये 1 नंबर पे आ जाएगा, एब्सेंट मतलब 2 नंबर पे, और फिर इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेंटेंस में अगर मेन वर्ब है, जैसे ये है ट्राइड, कुछ और नहीं है साथ में, है ना, जैसे डाइड कुछ और नहीं है साथ में, तो इनको ट्रांसलेट करना ईजी रहता है। क्योंकि आपको छांटने में आ जाएगी कि ये वाले जो वर्ब्स है ना, यही मेन वर्ब है और कोई वर्ब इसमें है नहीं, तो आप इसको छांट लेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से आ जाएगा ना, विल बी और विल गो और वोज एब्सेंट, क्योंकि एब्सेंट भी एक तरीके का वो वर्ब ही होता है। लेकिन आप जो मेन जो यहाँ पे वर्ब दी गई है या हेल्पिंग वर्ब, उसको आप गोला लगाएंगे, इससे आपके लिए इजी हो जाएगा उसको ट्रांसलेट करना। क्योंकि इसका होता क्या है कि वोज है, विल है, इज़ है, इन सब का ट्रांसलेशन हिंदी में अगर आप देखेंगे ना तो एकदम अंत में आएगा, है ना। तो सबसे पहले आप उसी को छांटिए, मेन वर्ब है तो उसको छांट लीजिए, वरना हेल्पिंग वर्ब है ना जो भी, उसको छांट लीजिए। तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम ये वोज कर रहा है, ठीक है। तो आई मतलब में, उस दिन में, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, वोज मतलब था या थी। अब अपने को नहीं पता है कि वो ही है या शी है, तो उस दिन में अनुपस्थित था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन दोज डेज पीपल हैड अ बाथरूम इन बैकयार्ड्स। इन दोज डेज उन दिनों में, देखिए ये समय को इंडिकेट करने वाला भी है ना, ये एक वर्ड भी हो सकता है, जैसे सून जल्दी ही, और एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो फ्रेज कहलाएगा, टाइम फ्रेज। इन दोज डेज उन दिनों में, है ना, तो उसको आपको ट्रांसलेट पूरा एक साथ करना पड़ेगा, फ्रेज आपको छाड़ना आना चाहिए। डोंट वरी अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस आप करिए, कुछ प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, तो धीरे धीरे आपको फ्रेजेस को छांटना भी आ जाएगा। इन दोज डेज उन दिनों में, ठीक है। अब देखिए पीपल हैड अ बाथरूम, अब हैड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, हैड कौन सा है ये, हेज हेज हैव हैड वाला है ये, मतलब किसी चीज़ का आपके पास होना, पोजेशन दिखाएगा, है ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, कार है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, ये सारी चीज़ें हेज है और हेड दिखाता है। हेज आ जाएगा सिंगुलर के साथ, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी है, और हेव आ जाएगा प्लूरल के साथ, और हेड आ जाता है पास्ट के लिए। इजी।
जैसे ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, पास्ट के लिए है ना। अब देखिए पीपल हैड, अब हैड वर्ब छांट ली, वर्ब के पहले जो कुछ भी है तो यहाँ केवल एक वर्ड ही है तो इसको एक नंबर लगा देंगे। अब आ जाएंगे एकदम अंत में, बैकवर्ड्स मतलब वैसे तो होता पिछवाड़ा, पिछवाड़ा मतलब पिछली साइड, पिछली तरफ। हाँ, तो ये हो गया 2 नंबर, इन हो गया 3 नंबर, बाथरूम हो गया 4। ठीक है, अब बाथरूम साथ में रहेगा। उन दिनों में लोगों, क्या होगा, इन बैकयार्ड्स मतलब पिछली तरफ, लोगों के पास। जैसे मैं ये कहूँ कि ही हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी थी, यही ट्रांसलेट करेंगे हम। तो हेड कहीं पोजेशन के तौर पे आए, किसी चीज़ का आपके पास होना, तो पास आ जाएगा अपने आप ट्रांसलेशन में, है ना। तो लोगों के पास बैकयार्ड्स मतलब पिछले हिस्से में या पिछवाड़े में कह सकते हैं, पर पिछवाड़ा थोड़ा सा और लगेगा यहाँ। पिछले हिस्से में, किसके पिछले हिस्से में, घरों के, है ना। तो अंडरस्टूड है, पिछले हिस्से में, पिछले हिस्से बैकयार्ड्स में बाथरूम मतलब स्नानागार, हेड मतलब थे। ठीक है, तो उन दिनों में मतलब पहले होता था ना ऐसा लोगों के पास, जो आजकल तो अटैच बाथरूम होने लग गया है ना, आपको ज़्यादा तकलीफ़ ही नहीं है, उठिए और जाइए। लेकिन पहले जब हमारे घरों के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, गाँव में तो आज भी मिलते हैं, एकदम कोने में या तो पीछे की साइड में या एकदम आगे की साइड में कहीं कोने में बाथरूम होगा, जहाँ पे आपको काफ़ी दूर चल के जाना पड़ेगा, है ना। तो इन दोज़ डेज़, उन दिनों में, पीपल हैड अ बाथरूम इन बैकयार्ड्स, लोगों के पास पिछले हिस्से में स्नानागार थे। वन मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू फिनिश ऑल माई लेफ्ट ओवर चोज़। वन मॉर्निंग, एक सुबह। अब आएंगे हम इस पे, आई डिसाइडेड, ये हमारी वर्ब है, निश्चय करना। सेकंड फॉर्म है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, मतलब डिसाइड किया, मतलब निश्चय किया। आई एक ही वर्ड है, यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। अब आ जाएंगे एकदम लास्ट में, चोर्स। चोर्स होते हैं कोई भी आपके काम। अब चोर्स कौन से, लेफ्ट ओवर चोर्स मतलब बचे हुए काम, तो ये साथ में जाएगा। कितना, ऑल माई लेफ्ट ओवर चोर्स, क्योंकि ये देखिए फ्रेज है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते कि एक सुबह मैंने काम बचे हुए मेरे सारे, ऐसे नहीं हो सकता। ये पूरा एक फ्रेज है कि ये एक चीज़ बता रहा है कि ऑल माई लेफ्ट ओवर चोर्स मतलब मेरे सारे बचे हुए काम। ठीक है, इसको आ जाएगा 2 नंबर, फिनिश मतलब 3 नंबर। अब देखिए, एक सुबह मैं या मैंने, अब देखिए मैंने निश्चय किया है ना, तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन में मैं नहीं करते हुए मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऑल माई लेफ्ट ओवर चोज, मेरे सारे बचे हुए, लेफ्ट ओवर होता है बचा हुआ, बचे हुए काम, टू फिनिश, फिनिश करना मतलब ख़त्म करना, ख़त्म करने का निश्चय, डिसाइड होता है निश्चय, और डिसाइडेड क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो किया, है ना, खाया पिया सोया गया, तो डिसाइडेड निश्चय किया। ईजी है, आपको टेंस का भी इसमें तरीका समझ आ रहा है, टेंस भी आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं और ट्रांसलेशन भी अच्छे से समझ आ रहे हैं। इससे अच्छा वे कोई हो नहीं सकता ट्रांसलेशन को सीखने का। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की आपको तरीके से चीज़ें समझाने का। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको समझ आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। इससे मिलता है मुझे मोटिवेशन, ताकि मैं लाऊं मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।